नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी राजस्थान प्रीलिम्स एंड मेंस बूस्टर नाम से, उसका सेकंड वीक यानी दूसरा हफ्ता चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ न्यूज़ के अंदर थी पिछले हफ्ते, वो हमने देख ली थी। इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी यानी राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड जो भी डेटा या न्यूज़ आर्टिकल हमें अखबार में, सूजस के अंदर या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हमें देखने को मिला हो, वो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहला जो पत्रिका के अंदर एक इन्फोग्राफिक आया है, उस वो इन्फोग्राफिक से हमारे पाठ्यक्रम की कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो मैच हो रही है। सिलेबस के लिए कुछ-कुछ चीज़ें हमें मिल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे प्रीलिम्स के लिए हमें जो भी बायोलॉजिकल गार्डन या लेपर्ड सफारी या जैविक उद्यान है, उनके नाम हमें पता चल रहे हैं। तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, वो जयपुर के अंदर है, आपको ये पता होना चाहिए। झालाना लेपर्ड सफारी है, वो भी जयपुर के अंदर है, वो भी पता हो। नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, वो भी जयपुर के अंदर है, और हाथी गांव भी हम जयपुर के अंदर ही इंक्लूड करके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स में अगर सीधा क्वेश्चन आए कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी है वो कहाँ अवस्थित है, तो हमें जयपुर का नाम है वो मेंशन करना होगा, गुलाबी नगरी का मेंशन करना होगा। दूसरी जो डेटा है वो ये बता रही है कि जयपुर को फायदा हो रहा है क्योंकि मानसून के अंदर सरिस्का और रणथंभौर बंद है, इसलिए जयपुर के अंदर पर्यटन में इजाफा हो रहा है। लेकिन हमें ओवरऑल वैसे ही देखना है, जब हम किसी भी मेंस आंसर को लिखेंगे और अगर वो टूरिज्म से रिलेटेड है या इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हम ये टूरिज्म का डेटा बता सकते हैं कि सालाना कमाई में अभी इतनी बढ़ोतरी है वो हमें देखने को मिली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी जो संख्या है वो इतने करोड़ है, वो राजस्थान के अंदर रह रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरा है, वो भी पत्रिका के अंदर एक इन्फोग्राफिक आया हुआ था। इस इन्फोग्राफिक में हमें ये बताया हुआ है कि ऊंट है वो हमारा राज्य पशु है, लेकिन जो बकरियों की संख्या है वो ज़्यादा है। लगभग जो बकरियों की संख्या है वो 20.84 मिलियन है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर गायों की संख्या है वो 13.9 मिलियन है, प्लस जो भैंसों की संख्या है वो है 13.7 मिलियन, और भेड़ों की संख्या है वो 7.9 मिलियन है देखने को मिलती है। लेकिन जो ये आर्टिकल बता रहा है वो दो तीन चीजें आपको क्लियर कर रहा है। एक तो ये कि जो 85% जो ऊंट है वो हमारे राज्य के अंदर मिलते हैं ओवरऑल इंडिया के। ठीक है। प्लस एक डेटा ये भी बता रहे हैं कि 80% जो ग्रामीण जो पॉपुलेशन है वो आपके पशुपालन यानी कैटल रियरिंग के ऊपर है, वो डिपेंड रहती है। ठीक है। और एक डेटा ये भी बताया कि बकरियों की संख्या है वो ज्यादा है। देखिए, जो पशु गणना है वो हमारे सिलेबस के अंदर सीधा सीधा है। इवन प्रीलिम्स में डेटा हैं वो हमें याद रख के जाने पड़ते हैं कि किन की संख्या कितनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ कैटल हैं वो ज़्यादा हैं, कौन से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर काउज के नंबर हैं वो ज़्यादा हैं, या जो भैंस है उनकी संख्या है वो ज़्यादा है। तो वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। फिर हमारे प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और आपको डेटा भी पता हो कि कौन सी पशु गणना है वो ये हुई है। तो 20वीं पशु गणना 2019 के अंदर हुई है। अभी 21वीं पशु गणना है वो न्यूज़ के अंदर है। न्यूज़ के अंदर इस हिसाब से भी है क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, लेट चल रही है। मार्च के आसपास ये हो जाना चाहिए था और डेटा भी आ जाना चाहिए थे, तो अब लगभग डेटा आने की संभावना है वो इस वर्ष के अंत में यानी 2025 के अंत में 21वीं जो पशु गणना है उसके डेटा आने की प्रबल संभावना है। तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि वो डेटा नहीं आए हैं तो हमें थोड़े डेटा है वो पुराने वाले के ही याद रख के चलने पड़ेंगे। जैसे कि टोटल जो पशुधन है, टोटल जो आपकी संख्या है इनकी, वो 556.8 मिलियन है। यूपी के बाद में हम सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं पशुधन के मामले में, जिसमें से गौवन जो है वो लगभग 14 मिलियन है, और जो भैंसों की संख्या है वो लगभग 13.7 मिलियन है। ये दो आपको डेटा है वो अच्छे से पता होने चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें पहला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें सेकंड नंबर पे है, वो सारी की चीजें आपको प्रॉपर रिपोर्ट के थ्रू पता होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो दो टाइप के आ रहे हैं। या तो आपसे डायरेक्ट डेटा पूछ रहा है, डायरेक्ट डेटा पूछता है तो आपसे किसी भी स्पेसिफिक जो पशु है, यानी मान लीजिए अगर बकरी से रिलेटेड आपसे डेटा पूछा जा रहा है, तो गोट से रिलेटेड आपसे डेटा पूछा गया सीधा कि कितनी गोट्स हैं, वो ठीक है। पर यही क्वेश्चन जब स्टेटमेंट में आता है तब हमारे लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो 3 से 4 स्टेटमेंट हमें देता है और उसमें से हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के और चीजें हैं वो काउंटर करनी पड़ती है या फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये डेटा है, ये डेटा हमें पता होने चाहिए कि बकरियों की संख्या है वो लगभग सबसे ज्यादा है, जो कि 20.84 मिलियन के आसपास है। राजस्थान
ऊंटों की संख्या के मामले में और बकरियों की संख्या के मामले में पहले नंबर पे है भारत के अंदर, ठीक है, और भैंसों की संख्या में सेकंड पोजीशन पे है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 2019 की गणना के अनुसार कुल पशुधन बताइए। अभी हम देख के आए हैं, है ना, ये आया हुआ है आपके असिस्टेंट डायरेक्टर साइंस एंड टेक के अंदर, ठीक है। पीटीआई लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था 3 मई को, उसके अंदर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया। जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। गायें और भैंसों की संख्या टोटल पूछ ली, प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है वो पूछ लिया, गोपालन विभाग के बारे में पूछ लिया, फर्स्ट जो गाय अभ्यारण्य है हमारे यहाँ वो उसके बारे में भी पूछ लिया। तो जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो जाता है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल है वो ज्यादा हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा करंट के अंदर जो जो चीज न्यूज के अंदर है। फिर किस जिले समूह के अंदर भैंसों की संख्या ज्यादा है, मैं जब आपसे बता रहा था तब मैंने आपको यही कहा कि ये जब हम ध्यान में रख रहे हैं तो हमें टॉप डिस्ट्रिक्ट्स भी पता हो इसके कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पशु है वो ज्यादा है, ठीक है। और अब तो क्वेश्चन जो हमने यहाँ देखा वो टॉप 3 का ही पूछे, तो आपको ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। ये डेप्यूटी जेलर के अंदर हुआ था जो 13 जुलाई के आसपास इसका एग्जाम है वो हुआ था, ठीक है। बीच में एक स्लाइड जो मिस हुई है वो पीटीआई की एक न्यूज़ थी अप्रैल महीने, पीआईबी की एक न्यूज़ थी, और ये 25 मार्च के आसपास इन्होंने डाला था, और ये 21वीं जन पशु गणना जो है उसी के रिगार्डिंग था। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, उसके डेटा भी दिए थे और ये डेटा संसद के अंदर पेश किए गए थे, उसी को ही पीआईबी ने अपने उसमें डाला था, ठीक है। लेकिन हमें अभी ओवरऑल सभी डिस्ट्रिक्ट के डेटा का वेट रहेगा, वो जब भी आ जाते हैं इस ईयर के लास्ट में तो हम उनको एक बार जरूर से दोबारा देख लेंगे। 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है, 21वीं के डेटा इस वर्ष के अंत में आने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कटआउट इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि बांसवाड़ा में राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इसी माह मोदी जी करेंगे शिलान्यास। देखिए, आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि अभी जो सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है चल रहा है सॉरी, सेकंड जो प्रोजेक्ट है, सेकंड आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, नापला करके एक जगह है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा नापला के अंदर 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन का ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जिसका नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसका इनोग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और 2032 के आसपास से इससे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है राजस्थान के लिए। राजस्थान में सेकंड जो प्लांट है वो लगाया गया है। पहला प्लांट हमें सबको पता है रावत भाटा के अंदर लगाया गया था, रावत भाटा के अंदर, और रावत भाटा ही न्यूज के अंदर यहाँ पे दोबारा दूसरा मेंशन है। यहाँ पे जितनी भी कॉलोनियां बस स्टैंड है उनका नाम रावत भाटा के ऊपर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स में सीधा सीधा ये है कि रावत भाटा के अंदर रावत भाटा की स्थापना कब हुई है, रावत भाटा के अंदर कितने मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा का सारा हमारे लिए न्यूज में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट के अंदर एक चीज रावत भाटा से रिलेटेड है वो ये है कि रावत भाटा में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है, जो कि देश का दूसरा है और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ईंधन उत्पादक संयंत्र होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ईंधन उत्पादन संयंत्र आपके रावत भाटा के अंदर बनने जा रहा है, और जो कि इंडिया का दूसरा है, ठीक है, एनएफसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इस पूरे आर्टिकल के अंदर प्रीलिम्स के हिसाब से तो नया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग डेटा पता हो, ठीक है। और जहां पे भी जो एनर्जी से रिलेटेड अगर मेंस का क्वेश्चन आ जाता है हमारे जीएस के अंदर, जीएस 2 के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के भूगोल के अंदर में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम एज एग्जांपल वहां पे एनर्जी के क्वेश्चन में इसका मेंशन कर सकते हैं। जो नापला के अंदर माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जा रहा है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है, सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर एमपी। यहाँ पे एमपी जो है वो मिस हो गया होगा, तो यहाँ पे एमपी है, हमें ध्यान रखना है। और ये जो 2024 के डेटा हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए, उसमें जो शीर्ष 5 सीमेंट उत्पादक राज्य है उसमें मध्य प्रदेश का नाम है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। यहाँ पे जो चीजें मेंशन है उन चीजों के अंदर ये बताया हुआ है कि टोटल 80 एमटीपीए यानी मिलियन टन पर एनम यह वो उत्पादन हुआ है, उसके अंदर एमपी है वो सबसे
ऊपर रहा है, उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में आंध्रा। डेटा भी दिया हुआ है इनके हिसाब से 23 एमटीपीए, फिर 19 और फिर 15। हमारे लिए एमटीपीए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये है कि 2024 के अंदर कौन सा शीर्ष उत्पादक राज्य रहा है सीमेंट के मामले में। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब हम प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें तो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीमेंट उद्योग का ही एक क्वेश्चन आया हुआ था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर 16/2/2025, यानी इसी वर्ष फरवरी महीने के अंदर जो हमारा प्रश्न पत्र लगा था लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड सेकंड के अंदर, उसमें ये सीमेंट का क्वेश्चन आया था। तो अभी जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि किस टाइप की सीमेंट का लोकेशन क्या है राजस्थान के अंदर। जैसे एसीसी सीमेंट है वो कहाँ मिलती है राजस्थान के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि लाखेरी जो बूंदी के अंदर है वहां पे हमें ये मिलती है। जैसे आपकी जो बिरला व्हाइट सीमेंट है वो कहाँ है, श्री सीमेंट है वो कहाँ है, श्री राम सीमेंट है वो कहाँ है ना, जेके के व्हाइट सीमेंट है वो कहाँ है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है वो एक तो ये कि प्रोडक्शन में राजस्थान की क्या हालात है, मतलब अभी किस पोजीशन पे है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में स्पेसिफिकली किसी लोकेशन के ऊपर कैसा प्रोडक्शन हो रहा है या किस टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक और इन्फोग्राफिक्स था पत्रिका के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हवा भी खराब। देखिए जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसने क्या किया है, एक सर्वेक्षण जारी किया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपका इंदौर, इंदौर शहर जो है, जो कि क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता के मामले में भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रहता है। ठीक है, ये इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम इन्होंने मेंशन किया है एनसीएपी। एनसीएपी है नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम। इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर को बताया है। देखिए अभी हमारे साक्षात्कार की प्रक्रिया भी मतलब है, अंतिम चरण उसका चल रहा है, तो हमारे से बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंदौर मॉडल है स्वच्छता का या स्वच्छ वायु का वो क्या है। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी मेंशन की हुई है कि इंदौर इस चीज के ऊपर या इस मुकाम के ऊपर कैसे पहुंचा है। तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, जैसे कच्चे जो स्थान है वहाँ पे धूल का जो नियंत्रण है वो कैसे किया जाए, रेड सिग्नल पे जब आते हैं तो इंजन को बंद कर दिया जाता है, नो कार डे जैसा कुछ उनका एक कैंपेन चलता है। इसके अलावा ईवी को वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि यार ईवी का जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा हो कंपैरेटिवली। ठीक है, एक ही दिन में उन्होंने 12 लाख से ज्यादा प्लांट है वो लगाए थे, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी चीज है। और जो नदी और नाले हैं वहां पे पुल जो बनाए गए हैं उसके ऊपर वर्टिकल गार्डन हैं वो बनाए गए हैं। तो हम अगर इंटरव्यू के अंदर हमारे से इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आता है साक्षात्कार में, तो हम इजीली ये पॉइंट्स है वो गिनवा सकते हैं वहां पे कि वाई इंदौर मॉडल इज सो स्पेसिफिक अबाउट द क्लीनलीनेस और द एयर क्वालिटी, है ना। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर है वो हालात थोड़े खस्ता बताए गए हैं। खस्ता इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर बात की है। 3 कैटेगरी कौन-कौन सी है? एक तो 10 लाख प्लस वाली है, एक 3 से 10 लाख वाली कैटेगरी है और एक 3 लाख से कम वाली कैटेगरी है उसके अंदर। ठीक है? देखिए 10 लाख वाली जो कैटेगरी है उसमें राजस्थान के 3 शहर हैं। एक है जयपुर, एक है जोधपुर और एक है कोटा। और तीनों की ही जो रैंकिंग है वो 48 शहरों पे ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण हुआ था। उसमें जो जयपुर है वो 33 पे है, जोधपुर है वो 42 पे और कोटा है वो 44 पे है। यानी कि लगभग बुरे हाल हैं राजस्थान के इन शहरों के। 48 में से भी ये है कि हम वन ऑफ द लास्ट सिटीज के अंदर हैं, यानी कि हम लगभग सबसे ज्यादा बुरे हालात में हैं एयर क्वालिटी के मामले में। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें कि 3 से जो 10 लाख वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर 42 शहरों पे ये सर्वे किया गया था। 42 में से राजस्थान के 2 शहर हैं। 2 शहर कौन-कौन से हैं? एक तो है आपका उदयपुर और एक है अलवर। अलवर की जो रैंक है वो 3rd बताई गई है और उदयपुर की जो रैंक है वो 70th बताई गई है। तो अलवर ने थोड़ी बहुत हमारी लाज ज़रूर बचाई है। यहाँ पे भी ज़रूर लिखा होगा कि अलवर ने हमारी जो है लाज बचाई है तीसरे नंबर पे आके। इसके अलावा जो 3 लाख से कम वाला था उसमें राजस्थान के कोई भी शहर नहीं थे, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ओवरऑल हमारे प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताइए कि राजस्थान के अंदर ये जो शहर हैं इनकी क्या रैंकिंग रही है, या जो ये सर्वेक्षण है वो किसने करवाया है, तो वो भी आपको पता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर के आसपास पोखरण और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्ध हैं वो यहाँ आएंगे। ये गिद्ध आपके मध्य एशिया, यूरोप
और तिब्बत के आसपास से यहाँ आएंगे। जैसे हम जब भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल विषय में हम साइबेरियन सारस के बारे में ये चीज़ पढ़ते हैं कि साइबेरियन जो सारस है वो विचरण करने के लिए राजस्थान में आते हैं, सांबर झील के आसपास और इस क्षेत्र में। तो उसी तरीके से संकटग्रस्त प्रजाति के कुछ गिद्ध राजस्थान में, स्पेसिफिकली पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में आएंगे और वो यहाँ पे 2 महीने के आसपास रहेंगे। और इन इन प्रजातियों के अंदर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसमें ग्रिफान, सिनेरियस, यूरेशियन, इजिप्शियन, ये गिद्ध हैं वो आने वाले हैं। तो हमें एक तो प्रीलिम्स के हिसाब से इन गिद्धों के बारे में पता हो कि ये कौन से गिद्ध हैं, कहाँ आने वाले हैं, इनकी लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ आने वाले हैं वो भी थोड़ा सा हम देख के चलते हैं। स्पेसिफिकली अगर मेंशन करूँ तो ओढ़ानिया, लाठी, भादरिया, लोहटा, खेतोलाई जो गांव है वहां पे ये आपको दिख सकते हैं अक्टूबर और नवंबर के आसपास। तो हमें वो भी ध्यान है वो रखना है कि किस जगह पे आ रहे हैं, कौन कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियों के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक मेंस पर्सपेक्टिव के बारे में भी चीजें दी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है या जो हमारी जो यहाँ पे प्रजातियां आ रही हैं उनके लिए कुछ खतरे भी हैं। जैसे एक तो ये कि यहाँ पे जो फूड है उनके लिए वो कम है ना कंपैरेटिवली, क्योंकि वेस्टर्न के अंदर बहुत ज्यादा जीव आपको ऐसे मृत अवस्था के अंदर ना मिले अनटिल और अनलेस कोई पेंडेमिक ना हो तो। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, फिर एक ये भी है कि उनकी जो हेल्थ है वो कम होती जा रही है, जिससे उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो फसलें हैं वहां पे पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, तो वो भी एक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। 4 से 5 महीने तक का ये प्रवास उनका रहता है। हमारे लिए प्रीलिम्स में कौन से गिद्ध हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो ये नाम थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक यहाँ पे जो है भारतीय गिद्ध हैं, है ना, सफेद पीठ वाले गिद्ध हैं, लाल सिर वाले गिद्ध हैं, इन सब गिद्धों के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध तलाई पे शुरू होगी जिप लाइन, और यहाँ पे साथ ही पिछोला झील के हम 40 फीट ऊपर से नज़ारे ले सकते हैं। मुद्दे की बात इसमें ये है कि हमें पिछोला जो लेक है उसके बारे में चीज़ें पता हो कि किसने कब निर्माण करवाया, कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सारी बातें। प्लस जिपलाइन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जिपलाइन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई 2 ऊंची सतह है, इनके बीच में एक पतली सी रस्सी बंधी होती है, जैसा सॉरी, जैसा कि यहाँ दिखाने की कोशिश की भी हुई है। ये जिप लाइन है बेसिकली कि 2 ऊंची सतहों के बीच में एक यहाँ पे एक रस्सी बंधी होती है मजबूत, और फिर हम एक हुक के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। ये एक जिप लाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे ये जिप लाइन है, इन्होंने दिखाई हुई है। तो ये जिप लाइन बनेगी कहाँ पे, दूध तलाई के ऊपर। ठीक है, और लेक सिटी यानी उदयपुर के लिए ये सारा कुछ है वो किया जा रहा है। तो आपको एक तो पिछोला लेक के बारे में पता हो, एक यहाँ पे एनिकट है, उबेश्वर एनिकट, वो भी उदयपुर के अंदर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार सीधी लोकेशन हमसे पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस कोई न्यूज के अंदर है, उस प्लेस के बारे में आपको ये पता हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है या कहाँ है, मैप के ऊपर भी आपको पता हो। राजस्थान का अगर मैप है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो एसआरएस सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि जो राजस्थान है उसमें मातृ मृत्यु दर, है ना, जो मोर्टेलिटी रेट है वो मदर की, वो कम हुई है, राष्ट्रीय औसत से और ज्यादा बेहतर हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात भी लिखी है गई है कि जो लगभग 95%, ये सूजस की बुलेटिन में भी देख लेते हैं, लगभग 95% जो डिलीवरीज हो रही हैं वो इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या फिर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली जगह पे हो रही है। लगभग 95% जो हमारी प्रसव है वो क्या हो रही है, संस्थागत हो रही है। ठीक है, उन्होंने एक डेटा ये भी बताया है कि इस रिपोर्ट के अंदर 1 लाख के ऊपर लगभग 86 है वो मौत है वो दर्ज की जा रही है, घटकर है वो 86 हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है हमारे लिए कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। मेंस पर्सपेक्टिव से हम सोशियोलॉजी के अंदर, क्योंकि वुमेन के रिगार्डिंग हम बहुत सी चीजें या वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग हम बहुत सी चीजें हैं वो ऐड करते हैं, तो वहां पे हमें ये फैक्ट पता हो कि राजस्थान है वो इम्प्रूव कर रहा है। राजस्थान जियोग्राफी के भूगोल में भी अगर लिंगानुपात से रिलेटेड, सेक्स रेशियो से रिलेटेड अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो वहां हम एज ए फैक्ट इस चीज को यूज कर सकते हैं। क्यों इंप्रूव हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 3 से 4 हैं वो चीजें बताई हुई है, जिसमें एक तो ये कि प्रसव से पहले लगभग 4 है वो जांच होती है, वो भी
आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके दौरान माँ वाउचर के तहत हम क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी है वो ऑलमोस्ट फ्री करवा सकते हैं। फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बताए हुए हैं कि कितने प्रसव केंद्र हैं वो बनाए हुए हैं, लगभग 2500 के आसपास इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जहाँ पे ये लगभग 2000 के आसपास, 2065 लगभग 2000 के आसपास इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जहाँ पे ये चीज़ है वो पॉसिबल है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मेंस में हम ये चीज़ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इवन सोशियोलॉजी में अगर वुमेन पे कोई भी क्वेश्चन आता है और जो सोशल इवल्स हैं उस टॉपिक में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी में अगर लिंगानुपात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीएस से ही रिलेटेड राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास है, उससे रिगार्डिंग एक न्यूज़ हमें आ रही है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि जयपुर दुर्गापुरा के अंदर है, इस संस्थान ने एक नई किस्म की जौ को विकसित किया है ना। इस जौ का यूज है वो चॉकलेट के अंदर, बेबी फूड के अंदर और बेवरेज के अंदर है वो इसका उपयोग किया जा सकता है। आपको पता ही है जौ का पानी है वो बहुत बिकता है, तो वो भी अब नए प्रकार का जो आया है तो उससे नए प्रकार का जो है प्रोडक्शन होगा और उससे अच्छी हमें क्या है क्वालिटी मिलेगी, है ना। इसमें दो तीन चीजें जीआई जो इसका ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स और ग्लूटेन वाली बात है वो लिखी हुई है। बहुत ज्यादा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे एग्जाम में ऐसी चीजें पूछने की संभावना कम है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे अवस्थित है। तो हमें एक तो ये बात पता चली कि वो ये दुर्गापुरा है जो जयपुर के अंदर वहाँ अवस्थित है। इसके अलावा इन्होंने कौन सी किस्म डेवलप की है तो वो है RD3064। ये जो टाइप है फसल है आपकी जो कि वो इन्होंने तैयार किया और लगभग 10 साल के अंदर इन्होंने तैयार किया। इसी के साथ यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आया हुआ है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर का, जो कुलगुरु है उनका। हमारे लिए उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि श्री करण नरेंद्र है वो कहाँ पे है, जोगनेर के अंदर है। कई बार जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनको मैच द फॉलोइंग यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना होता है, तो वो कई बार इस यूनिवर्सिटीज का जिक्र है वो आ जाता है। मेंस में अगर हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के अंदर अगर हम बात करें तो जीएम क्रॉप या फिर आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या क्रॉप की जो नई टाइप है वो हमने विकसित की है, जो कि बेबी फूड और चॉकलेट और बेवरेज के अंदर है वो उपयोग में आ सकती है। ठीक है, और हम इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये भी इन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, आगे बढ़े। GS2 में ही हमारे उपयोग में आने लायक एक और न्यूज या एक और आर्टिकल है जो कि पत्रिका के अंदर एक्सक्लूसिवली चलाया गया था। इस आर्टिकल के लिए थोड़ा सा आपको बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, बायो के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से पता हो तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे पहला ही वर्ड है वो है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग की समस्या से जूझ रहा रणथंभौर में बाग बागिनों का कुनबा। पॉइंट ये है कि जो राजस्थान में जो बाग बागिन है वो इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम से समझ रहे हैं। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें इनब्रीडिंग समझ में आए कि इनब्रीडिंग क्या। यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, इनका जो कहने का मतलब ये है, इनब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि सेम जीन पूल के जो लोग हैं उनके बीच में मैटिंग हो और उस मैटिंग से जो शावक पैदा हो रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी इम्यूनिटी है वो कमजोर होती जा रही है, वो जो उनकी हेल्थ है या फिजिक है वो भी कमजोर हो है, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर है वो भी ज्यादा है। तो इन ब्रीडिंग से जो शावक हैं जो कि हमारे लगभग 78 के आसपास रणथंभौर में है, 50 के 48 के आसपास सरिस्का के अंदर है, टाइगर रिजर्व के अंदर, उनमें इन ब्रीडिंग हो रही है और उनसे जो संतानें या जो शावक पैदा हो रहे हैं उन शावकों की जो मेंटल और फिजिकल टफनेस है या जो उनकी जो स्पर्म काउंट है या उनकी जो हेल्थ है वो क्या है, डेट्रॉइट हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका एक ही मात्र रीजन है वो है इन ब्रीडिंग, है ना। इन ब्रीडिंग को अगर मैं आपको और आसान शब्दों में समझाऊं तो जैसे माँ का ही कोई एक बेटा है और कोई एक बेटी है, उनके अगर इन फ्यूचर में कोई संतानें होती है उनके बीच में ब्रीडिंग हो जाए तो, या माँ का अपने किसी अलग मतलब जैसे नर से अगर कोई पुत्र पैदा हुआ है या कोई शावक पैदा हुआ है उसके बीच में ब्रीडिंग हो जाए, ये सारी की सारी एनिमल के अंदर पॉसिबिलिटीज रहती है क्योंकि वो जंगल के अंदर रहते हैं। इसी इन ब्रीडिंग की वजह से रणथंभौर के जो बाघिन है उनका क्या है, हेल्थ बेसिकली डेट्रोइट हो रही है, कमजोर होते जा रहे हैं। इसका अब हम समाधान क्या देखें तो इन्होंने कहा है ट्रांसलोकेशन का हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ट्रांसलोकेशन ये है कि आसपास की किसी और जगह से हम
शावक लेके आए यहाँ पे, या जो बाघ हैं या बाघिन हैं वो यहाँ पे लेके आए, और उनके बीच में अगर मैटिंग होगी तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग जो शावक हैं, कब्स हैं, वो हमें मिलेंगे और उनकी आबादी भी बढ़ने के चांस है वो रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे GS2 में हम यूज कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कमजोर होती जा रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो एक हम इन ब्रीडिंग का रीजन भी दे सकते हैं। और एज ए एग्जाम्पल सरकार इसमें क्या प्रयास कर रही है बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, तो ट्रांसलोकेशन जैसी प्रोसेस है उसका उपयोग है वो कर रही है। संकट में वन का राजा, ये हमारा अंतिम आर्टिकल था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।